करप्शन, रिश्वत और रिश्वतखोर। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं ना तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले इमेज आती है वो आती है पुलिस ऑफिसर्स की या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे, ट्विटर पे हमेशा ये ट्रेंड होता हुआ देखते हैं कि आज इस गवर्नमेंट ऑफिसर ने करप्शन किया, ये करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर है। आज एक पुलिस ऑफिसर, आज एक ट्रैफिक हवलदार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो हमारे माइंड में जब भी ये तीन वर्ड्स आते हैं हमारे माइंड में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते ही आते हैं। बट क्या आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर में अगर चोर हैं तो भाई प्राइवेट सेक्टर भी ना कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। यहाँ पर भी एक से एक करप्ट और रिश्वतखोर भरे हुए हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग प्राइवेट सेक्टर में होने वाले करप्शन की बात करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज अमित मलासी एंड यू आर वाचिंग निकिस्टियन। हम लोगों ने ना कई बार हिंदी मूवीज़ में और न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा कि टेररिज्म का, आतंकवाद का ना कोई धर्म नहीं होता। वो एक हिंदू भी हो सकता है, वो एक मुस्लिम भी हो सकता है, एक सिख भी हो सकता है, एक जैन, ईसाई, वो कोई भी हो सकता है। सेम इसी तरह से ना करप्शन का भी कोई सेक्टर नहीं हो सकता। वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है और वो गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर में भी हो सकता है। एक प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय भी करप्ट हो सकता है और एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय भी करप्ट हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम करप्शन की बात करें तो ये मोस्टली दो जगहों पर होता है। पहले तो कंपनीज के अंदर यानी कि स्टार्टअप के अंदर, कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर, या फिर कोई इंडस्ट्री होगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी उनके अंदर। दूसरा ये होता है स्कूल और कॉलेजेस में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनीज के अंदर करप्शन किस तरीके से होता है। देखो, कंपनीज में ना जो करप्शन होता है वो अलग अलग प्रोसेस में होता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है हायरिंग प्रोसेस। अब देखो, आप लोगों ने भी सुना हुआ है, मैंने भी सुना हुआ है कि भाई इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत कम है, बेरोजगारी है, ग्रेजुएट्स के पास में जॉब नहीं है, लोग बीटेक कर रहे हैं उसके बाद में उनके पास जॉब नहीं होती है, जॉब होती है तो अच्छी सैलरी नहीं होती है। वहीं पर हम दूसरी तरफ हम लोग ये न्यूज़ भी सुनते हैं कि एसएससी का पेपर लीक हो गया, गवर्नमेंट नई वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा करप्शन है गवर्नमेंट जॉब में। कई बार कुछ लोग घूस दे करके, रिश्वत दे करके गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं वगैरह वगैरह। बट भाई प्राइवेट सेक्टर में भी ना सेम ही चीज़ होती है। प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। और वो किस तरीके से होता है समझते हैं इसको। तो भाई आप लोगों ने टीवी मोहनदास पाई का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि इन्फोसिस के जो स्टार्टिंग के एम्प्लॉयज़ थे उनमें से ये एक थे और करंटली ये मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरपर्सन है। तो इन्होंने ना इकोनॉमिक टाइम में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि हाँ, ये सच है कि हायरिंग के दौरान प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। अब वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो भाई जब मैंने रिसर्च किया इसके बारे में तो मुझको बहुत कुछ पता चला। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी किसी कंपनी को हायरिंग करनी होती है तो वो अपनी हायरिंग टीम या फिर अपनी एचआर टीम को कॉलेजेस में भेजती है। और बेसिकली जो ये करप्शन होता है हायरिंग प्रोसेस वाला, ये मेनली छोटे कॉलेजेस में होता है। तो होता क्या है कि जब ये टीम उन कॉलेजेस में जाती है तो इनको हायर करने होते हैं केवल 10 कैंडिडेट। ये इंटरव्यू लेते हैं 100 से ज़्यादा लोगों का, मतलब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये लोग इंटरव्यू लेते हैं और उसमें से 6 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं और 4 कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करते। फिर होता क्या है कि जो 4 कैंडिडेट की सीट बच जाती है उसमें जो कॉलेज का जो इंटरनल प्लेसमेंट सेल होता है वो उन बच्चों के पास जाता है जिनके पास में पैसा होता है। उनसे बोलता है कि भाई हमारे पास में एक जॉब आई है, तुम्हें अगर जॉब चाहिए तो हमें पैसे देने होंगे। फिर वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉलेज प्लेसमेंट सेल को पैसे देते हैं और उन पैसे में से कुछ हिस्सा कॉलेज प्लेसमेंट सेल अपने पास रखती है और कुछ पैसा वो एचआर को, जो एचआर और टीम जो आई हुई होती है उस कंपनी की, उनको देती है और उन 4 बच्चों का उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है। अभी पैसा कितना होता है, बेसिकली जितना मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे उसके अकॉर्डिंग जो भी वो लोग रिश्वत देते हैं वो होती है करीब 1 से 2 लाख रुपए की। 5 से 6 लाख रुपए पर एनम के पैकेज के लिए वो 1 से 2 लाख रुपए रिश्वत देते हैं। अभी तो मैंने आपको पहला सिनेरियो बताया जिसमें प्लेसमेंट सेल जो होती है वो उन बच्चों को ढूंढती है जो पैसा दे सकें इस जॉब को पाने के लिए, फिर वो पैसा आपस में वो लोग बांट देते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि जो 4 सीटें बच जाती हैं वो कॉलेज वाले उन एचआर डिपार्टमेंट को पैसे खिलाते हैं कि भाई ये तुम इतने पैसे लो, अब हम जिन 4 बच्चों को बोलेंगे ना उन 4 बच्चों का उन 4 बच्चों को तुम्हें हायर करना पड़ेगा। तो अब जो कॉलेज होता है वो एचआर टीम को और जो हायरिंग टीम जो भी आई हुई होती है उसको पैसे देती है और अपने जिन 4 बच्चों को उनका सिलेक्शन कराना होता है उनका वो इंटरव्यू राउंड में भेज करके उनका सीधा सिलेक्शन करवा देती है। वाह, कमाल है ना। अभी और सुनो, देखो भाई मैं तो कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैंने 4 साल पहले फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज छोड़ दिया था, तो मुझको प्लेसमेंट का, कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट, ये जो कुछ होता है ना, मैंने ये कभी दिया नहीं, तो इसलिए मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं।
बट मेरा एक कलीग है जो कि मेरी कंपनी निकिस एंटरप्राइजेस में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम करता है। तो जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो रिसर्च वगैरह का काम चल रहा था, तो मैं बैठा हुआ था उसके साथ में। तो मैंने उसको बताया कि यार मैं ऐसे करके स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। तो उसने ना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया अपने कॉलेज के टाइम का, कि जब उसकी प्लेसमेंट चल रही थी कॉलेज में तो क्या क्या सीन हो रहे थे। तो वही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो हुआ क्या कि उसके कॉलेज में ना पूल कैंपस आया हुआ था। तो उस पूल कैंपस में 4-5 कंपनियां आई हुई थी, लेकिन जो स्टूडेंट्स आए थे उसमें पार्ट लेने के लिए वो थे करीब 400 से 500। कंपनियां 4-5 ही थी और उनको हायर भी कोई बहुत सारे कैंडिडेट नहीं करने थे। तो उन कंपनियों को जो भीड़ ये आई हुई थी ना, इस भीड़ को शॉर्ट लिस्ट करना था। और एक एक मतलब यार 500 बच्चे हैं तो हर एक का इंटरव्यू लेना तो उनके लिए पॉसिबल था नहीं। तो उन्होंने इस भीड़ को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए क्या रूल निकाला कि जिन कैंडिडेट्स के पास में कंपनी की तरफ से रेफर मेल है केवल उन्हीं को ही हम लोग इंटरव्यू राउंड में जाने देंगे, बाकी सब अपने घर जाओ। अभी रेफर मेल क्या होता है? रेफर मेल यानी कि मान लो कि मैं TCS में जॉब करता हूँ, और अगर मैं TCS में जॉब करता हूँ और मेरी कंपनी में अगर हायरिंग चल रही है, तो मैं अपने कलीग्स को, अपने भाई बहन को, या फिर जिसको भी मैं जानता हूँ, अपने दोस्त रिश्तेदार को, उसको मैं एक रेफर मेल भेज सकता हूँ। तो इस रेफर मेल से होता क्या है कि उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है, यानी कि वो इंटरव्यू राउंड तक तो पहुंच जाता है ईजिली। तो ये रेफर मेल चाहिए था। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके यार रिश्तेदार ऑलरेडी उन कंपनीज में जॉब करते थे, तो उनको तो ईजिली रेफर मेल मिल गया। पर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास में रेफर मेल नहीं था। तो हुआ क्या कि जिनके पास में रेफर मेल था वो अपना रेफर मेल बेचने लगे। अब कैसे बेचने लगे? उनको जो रेफर मेल आया उनको थोड़ा कॉपी किया, एडिट किया, यहाँ का वहाँ किया, और जिन बच्चों के पास रेफर मेल नहीं था उनको 1 से 2 हज़ार रुपये में वो रेफर मेल बेच दिया। ठीक है। फिर जिस दिन पूल कैंपस का दिन था, जब सब गए अपना रेफर मेल लेकर के, तो कुछ मतलब जो वहाँ पे जो हायरिंग टीम थी, जो HR टीम थी, उसमें भी एक आध बंदा हर कंपनी में ऐसा था जिसको पता था कि भाई ये रेफर मेल फेक है। तो वो क्या काम करने लग गया, उनसे 4,000 रुपये 3,000 रुपये लेने लग गया और उसको इंटरव्यू राउंड में भेजने लग गया। तो मेरा जो कलीग है उसने भी 4,500 रुपये दिए थे इंटरव्यू राउंड तक जाने के लिए, बट लकीली वो वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ। बिकॉज अगर वो वहाँ पे सिलेक्ट होता तो वो आज मेरे साथ काम नहीं कर रहा होता और आप लोगों के साथ में ये स्टोरी में शेयर नहीं कर पाता। तो भाई अब आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे करप्शन होता है हायरिंग प्रोसेस के दौरान। और भाई बस जॉब हायरिंग प्रोसेस ही नहीं, और भी ऐसे कई सारे प्रोसेस होते हैं कंपनी के अंदर जहाँ पर करप्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जहाँ पे करप्शन एक्चुअली में भर के मतलब कूट के भरा हुआ होता है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है रोहित नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब रोहित नूडल्स एक कंपनी है जो कि नूडल्स बनाती है। अब इस कंपनी को ना नूडल्स बनाने के लिए तरह तरह के रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मैदा हो गया, उसके बाद में मसाले हो गए, वगैरह वगैरह चीज़ों की इनकी रिक्वायरमेंट होगी। इस कंपनी ने ऑब्वियसली एक मैनेजर हायर किया होगा जो रॉ मटेरियल्स का जो ऑर्डर है उसको अप्रूव करेगा, भेजेगा, लाएगा। एक मैनेजर होगा जिसके पास में की डिसीजन पावर होगी कि किस कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदने और किस कंपनी से नहीं खरीदने। अब मान लो कि रोहित नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड को मैदे की रिक्वायरमेंट होती है नूडल्स बनाने के लिए, तो वे कंपनी ऑर्डर देती है उस मैनेजर को कि आप बल्क में मैदा ऑर्डर करो। अब वहीं पर एक और कंपनी जिसका नाम है अमित मैदा प्राइवेट लिमिटेड, जिसका काम होता है केवल मैदे को मैन्युफैक्चर करना। तो अमित मैदा प्राइवेट लिमिटेड से एक सेल्स पर्सन जाएगा रोहित नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर के पास मीटिंग करने के लिए। उस मीटिंग में अब 2 सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो, मान लेते हैं कि वो मैनेजर बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम नेक दिल इंसान है, ईमानदार इंसान है। तो उस प्रोसेस में क्या होगा कि वो मैनेजर उस सेल्स पर्सन से बात करेगा, उसके मैदे की क्वालिटी को चेक करेगा कि मैदा अच्छा है कि नहीं है। उसे मैदा पसंद आएगा तो वो नेगोशिएशन करेगा, भाई ये नहीं हम इतने रुपए किलो लेंगे, ये होगा वो होगा, नेगोशिएशन डील होगी। लास्ट में एक सेल ऑर्डर जाएगा, फिर उसके बाद में वो अप्रूव करेगा और बहुत अच्छे से सारा काम हो जाएगा और कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अगर उसकी नेगोशिएशन स्किल अच्छी होती तो कंपनी को अच्छी क्वालिटी का मैदा कम रेट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिनेरियो नंबर 2 की, जो कि होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। होगा क्या कि अगर वो मैनेजर करप्ट होगा, ठीक है, उसका दिल अच्छा नहीं होगा, तो होगा कि जैसे ही वो सेल्स पर्सन जाएगा वो उससे क्वालिटी की बात बाद में करेगा। सबसे पहले वो उससे पूछेगा कि भाई मेरा परसेंटेज कितना है, यानी कि मुझे कितना मिलेगा अगर मैं तेरी कंपनी को ऑर्डर देता हूँ। तो ऑब्वियसली उस सेल्स पर्सन को सेल चाहिए, उसको चाहिए कि भाई मुझे क्लाइंट चाहिए। वो बोलेगा सर मैं आपको 10% दूंगा
ठीक है, बस आप ये ऑर्डर ना मेरे को दो। उसको 10% मिलेगा टोटल डील अमाउंट में। वो मैनेजर एकदम खुश हो जाएगा और वो उसका ऑर्डर जो है वो अप्रूव कर देगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना कंपनी को लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ? सबसे पहली चीज़, उसने शायद ठीक से उस मैदे की क्वालिटी चेक ना की हो, और सेकंड चीज़, वो जो सेल पर्सन है अमित मैदा प्राइवेट लिमिटेड का, वो कोई नेक दिल इंसान नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट में से 10% उस मैनेजर को देगा। वो क्या काम करेगा, जो भी उसने कोटेशन भेजा होगा, जो भी उसने अमाउंट रोहित नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड को भेजा होगा, उसमें वो 10% ज़्यादा करके भेजेगा। अब मतलब अगर वो 1 लाख भेजने वाला था तो अब वो 1,10,000 रुपये भेजेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि कंपनी को एक तो 10,000 रुपये का लॉस हो गया, दूसरा पता नहीं मैदा उसने अच्छी क्वालिटी का लिया है कि नहीं लिया। तो इन अ लॉन्ग टर्म कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ये तो बस मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर अगर एक इंसान के पास में डिसीजन मेकिंग पावर होती है तो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पर करप्शन होगा ही होगा। और ये केवल कंपनीज में ही नहीं होता, ये स्कूल और कॉलेजेस में ही होता है। मुझे अभी भी याद है कि 12th क्लास में जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स हमेशा ज़्यादा आते हैं प्रैक्टिकल्स में जिन्होंने ट्यूशन लगाया हुआ होता है साइंस टीचर के पास में, और जिन लोगों ने साइंस टीचर के पास में ट्यूशन नहीं लगाया हुआ होता उनके मार्क्स हमेशा उन बच्चों से कम ही आते हैं जिन्होंने ट्यूशन लगाया हुआ होता है। ये शायद आप लोगों ने भी फील किया हो या फिर ऑब्जर्व किया हो। अब शायद आप में से कोई ऐसा भी होगा जो ये सोच रहा होगा कि भाई प्राइवेट सेक्टर में होने वाले करप्शन से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई सबसे ज़्यादा फ़र्क ना हम ही लोगों को पड़ता है, क्योंकि इससे क्या होता है, पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। काफ़ी सारी ऐसी रिसर्च है, मैं आपको दिखा दूंगा, लिंक भी उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि प्राइवेट सेक्टर में होने वाले करप्शन से जो कंज्यूमर होता है, जो हम लोग होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। वो कैसे पड़ता है मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। वापस चलते हैं हम अपने रोहित नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। उसके करप्ट मैनेजर की वजह से उसको जो मैदा था वो 10% महंगा मिला। उसको 10% महंगा मिलने की वजह से उसको लॉस होगा, क्योंकि जब उसको रॉ मटेरियल इतने ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पा रहे हैं, वो करेगा क्या, वो उस नूडल्स का प्राइस इंक्रीज कर देगा। तो जो नूडल आपको रोहित नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड का 10 रुपये पर पैकेट मिल रहा था, वो शायद 3-4 महीने बाद आपको वो 13 रुपये 14 रुपये पर पैकेट मिलने लगे। और यही नहीं, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपने रोहित नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे हुए हैं, तो जब भी वो अपना अगला क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस करेगा, उसमें अगर उसने लॉस रिपोर्ट किया तो शायद उसका शेयर प्राइस जो है वो भी डाउन हो जाए। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे डायरेक्टली वो आप पे इफेक्ट करता है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो अगर सपोज करो एक और है जिसका नाम है आर्यन नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड, वो अगर रोहित नूडल्स का कॉम्पिटिटर है तो ऑब्वियसली बात है कि ये आर्यन नूडल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर ज़्यादा रेट में नूडल बेच रहा है और वो सेम नूडल सेम क्वालिटी का नूडल्स कम रेट में बेच सकता है। तो वो कंपनी पूरी की पूरी ख़त्म भी हो सकती है केवल एक करप्ट मैनेजर की वजह से। देखो भाई, लास्ट में बस मैं इतना ही बोलूँगा कि करप्शन चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, करप्शन ही होता है। और एक कंट्री के लिए करप्शन होना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और भाई ये करप्शन करने वाले लोग ना, ये करप्ट लोग जो होते हैं, ये चांद से नहीं आते, ये कोई एलियन नहीं होते, ये मेरे और तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, यानी कि हम में से ही एक होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने वाला और एक पुलिस ऑफिसर जो रिश्वत लेता है वो हम में से ही कोई एक ही होता है। तो मैं और ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके मुझे बताना कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। और बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।